बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, ये जो मौज़ूआत हम बहस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सीरियस मौज़ूआत हैं, तो वो उसमें हम अपने मुल्क के मामले में बहुत मुस्तरिब हैं, और जो इज़्तिराब फैला हुआ है पाकिस्तान में उसको हम डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इदारों पर सवालिया निशानात हो गए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ेर बहस आ गई है, जिसको हम चाहते ये हैं कि ना आए और उन पर दोबारा से एतमाद बहाल हो, और उसके लिए फिर हमारे इदारे के लोगों को भी कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। हमारी तरफ से जो मशवरे हो सकते हैं हमने आपको पहले दे दिए हैं, और अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो हम मज़ीद दे देंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि टीवी का दौर है, तो आपको जो टीवी के ज़रिए से दे देंगे, वैसे कहें तो वैसे भी दे देंगे। लेकिन अब ये है कि जो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि बहुत लो वस्की के अंदर इस वक्त हमारे इदारे जा रहे हैं मकबूलियत के लिहाज से। और अमेरिका को ये अदा बहुत पसंद है कि जो हमारे जो आवाम के जो दिलों को जितना मजरूह वो कर सकता है, जितना उसके अंदर गम और गुस्सा और मायूसी पैदा कर सकता है, वो करना चाहता है, और वो हमारे इदारों के ज़रिए से ही करता रहा है माजी में भी। इस पाकिस्तान की अलहदगी हो जाए, या कोई ज़िया-उल-हक का प्लेन गिर जाए, या भुट्टो साहब को फांसी दे दी जाए, या अयूब खान को हटा दिया जाए, वक्ती तौर पे तो वो तालियां मारते हैं, लेकिन फिर जो पता चलता है तो मालूम होता है कि हमारे दोस्त को मार दिया उन्होंने। और ये बात भी याद रखें कि इवन परवेज़ मुशर्रफ की भी हम ये बात कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ तुमने भी तमाम अपनी खामियों के बावजूद भी कोई ना कोई काम करके गया। नवाज शरीफ को भी हम कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका किया, अगर वो वहीं रहते और ये समझ जाते थे कि ये ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी, ये हीरोपन जो मुझे मिला है एटमी धमाके का, मैं इसको कबूल करके बैठ जाता हूँ, तो वो आज अमर होते। अब बजाय अमर होने के वो उनके ऊपर चोर और करप्शन का होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इसी तरह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो गुजारिश में मैंने जब ये तमीद बांधी है, तो इसमें मुझे ये बात इसलिए करनी थी कि ये जो हमारे DGI साहब जो गए हैं अमेरिका, तो उसमें क्या हुआ होगा। तो बुनियादी बात यह है कि एक तो उन्होंने, जब मैंने कभी किसी एक से सवाल किया एक ज़माने में जब मैं बहुत करीब था, तो मुझे पूछा कि भाई हमारे DGI क्यों अमेरिका जाता है। उसने कहा साहब वो लोग बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। हमने कहा भाई आप उसे मना नहीं कर सकते हैं साहब, अमेरिका को मना नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात हो गई। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सारी बात को एक पंच लाइन कहना चाहता हूँ, जिस पर आप मुझसे 100 सवाल कर सकते हैं। कोई अदारे का आदमी हो, या कोई भी बड़ा आदमी हो, या छोटा आदमी हो, या स्टूडेंट हो, कि वाई आई एम सेइंग दिस, कि अमेरिका की जो बोट है वो सिंकिंग है, डूबने वाली कश्ती है, उसके ऊपर आप सवार न हो। एक बात, वहाँ जब जाते हैं आप, तो आपसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको डू मोर का वो मुतालबा करते हैं, आपको वो मज़ीद झुकाना चाहते हैं, आपको वो मज़ीद हमारे लोगों को मुस्तरिब करना चाहते हैं, उनको गम देना चाहते हैं। तो उसके लिए पहला काम वो ये कहते हैं कि मार्शल लगा दो। अच्छा, माशाल्लाह भी इस लिहाज से यानी करीब करीब जायज़ है कि भाई ये इससे हुकूमत नहीं चल रही है, ना कोई हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त पिछले 1 महीने से मौजूद नहीं है। वैसे तो इमरान खान की हुकूमत में भी कोई हुकूमत मौजूद नहीं थी, इस लिहाज से कि वो उन्हें कमांड कंट्रोल का सिस्टम नहीं आता था, उन्हें फाइलिंग नहीं आती थी, उन्हें। अब मिसाल के तौर पर जैसे आप एक बात ये कर लें कि नज़रियाती काउंसिल के अंदर जो है कोई कई जो मेंबरशिप खाली पड़ी है उनको नहीं भरा। ऐसे सारे इदारों के अंदर ये मसला इमरान खान का ये था, ना उसके बाद टाइम था, ना वो इस पर सोचे विचार करता। उनके लिए उसको मालूम भी शायद ना हो कि नज़रियाती कौंसिल भी कोई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी कोई इदारा हो। तो ये प्रॉब्लम तो है। अब वहाँ पर जब वो गए होंगे तो वो ये कहा होगा उनसे कि भाई आप हमें अड्डे दें, आप माशाल्लाह लगा लें। और दूसरा ये है कि मैंने ये कहा कि माशाल्लाह क्यों, इस लिहाज से कि भाई ये जो हुकूमत है अमरीकी मुसल्लत करदा हुकूमत, जैसे आज मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया मुनासिब नहीं है, ये अमेरिका की मुसल्लत करदा हुकूमत है। तो अमेरिका की मुसल्लत करदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहिए, एक बात।
तो दूसरी बात ये है कि अब हमने ये सवाल ये किया था कि जो वहाँ वाशिंगटन गए उन्होंने क्या कहा होगा, उनसे क्या मांगा गया होगा। हमें डॉलर की ज़रूरत है, वो डॉलर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर डॉलर देते तो बहुत से उनके तरीक़ेकार हैं, वो उनको सऊदी अरब से कहते हैं, वो कतर से कहते हैं, वो अबू धाबी से कहते हैं, आपको 10 बिलियन डॉलर दे देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है उनके लिए, क्योंकि पैसे तो आपके पास पड़े हैं और डॉलर कौन सी करेंसी है, वो तो कागज़ी करेंसी है। फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि कहेंगे साहब आप हमारे साथ चीन का से अलग हो जाएं, रूस से अलग हो जाएं, और वरना तो फिर अगर हम चीन और रूस से अलग हो जाते हैं और सिर्फ अमेरिका के गोद में रहते हैं, जैसा कि बकौल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के कि जब उन्होंने हमें 19 मार्च 2019 को ये बताया था कि हम एक पलड़े में अपने तमाम वज़न नहीं डालना चाहते हैं, तो अगर हम एक पलड़े में अपना तमाम वज़न डाल देंगे जो अमेरिका का पलड़ा है, तो फिर उसमें वही होगा जो पहले तबाही होती आ रही है, अब भी तबाही होगी। तो हमें जो चीन और रूस का जो ऑप्शन है वो खुला रखना चाहिए और चीन को नाराज़ नहीं करना चाहिए, जो कि कर दिया। अब आपने मैं जो दूसरी बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये भी कोशिश की जा रही है कि जैसे आपने कहा दिया कि इंडिया से आप तो कर लें। अब इंडिया में शादियाने बज रहे हैं, इंडिया से आप तजारत खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं? जब आपने इमरान ने ये कहा था कि आपसे कोई बात नहीं होगी जब तक कि आप वो कश्मीर का वो पुराना स्टेटस बहाल नहीं कर देंगे, तब तो आप कहते कि आपने पाकिस्तान को भेज दिया। अब आप जो अमेरिका की मसलत करदा हुकूमत है वो उनके साथ में तजारत कर रही है, तो फिर हुआ किसने बेचा? आप बेच रहे हैं या उसने बेचा? उसने तो नहीं बेचा, वो तो खड़ा रहा मैदान के अंदर। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो डॉलर चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, ना IMF दे रहा है, ना सऊदी अरब दे रहा है, ना UAE दे रहा है, सब आपको छोड़ के बैठे हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी पोजीशन वो हो जाए जो कि श्रीलंका की हुई है या और बहुत से मुल्कों की हुई है? तो अब अगर आप ये करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ये हुकूमत को रखें। ये हुकूमत में न तो ये इमरान खान से भी गई गुजरी हुकूमत है और ये जो आप इसको क्या भानमती का कुनबा है ये, तो हर एक का रुख अलग अलग है। आप बताइए, एक पार्टी का चेयरमैन आपका वज़ीर ख़ारिजा है तो आपकी पॉलिसी टो करेगा या अपनी पार्टी पॉलिसी टो करेगा? वो मिलने भी जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, उन्हीं को सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो हैं। आप तो जो मैंने शहबाला हैं उसमें असल में जो दूल्हा के साथ में जो छोटा भैया बैठता है वो घोड़े पर, वो आप बने हुए हैं। तो वो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की। जी जी, नाम के वज़ीर आज़म हैं आप खाम खा। तो अब इसके अलावा इनके दरमियान में जो आपस में लड़ाई है वो भी अलग बहस है जो हम अब बाद में करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस पर यहाँ रुकते हैं कि वो अगर माशरा लगाए तो भी, और अगर वो ये हुकूमत को चलने दे तो भी हमें तो बहुत नुकसान आते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको ये बता दिया गया था कि इस वक्त जो है चेंज ऑफ हुकूमत दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप नहीं माने, क्योंकि एक यहाँ पर मसला ये होता है कि चीफ साहब का जो हुक्म हो जाए वो फिर उसके बाद में कोई बात नहीं की जा सकती जी। अब इसराइल को तस्लीम करने का मसला भी उठेगा, ये उठाएंगे और ये कबूल करेंगे। हमारे दुनिया में ये बात हो रही है। अब मैं ये बात और भी कहना चाहता हूँ, इसके बाद में एक नया मामला करके मामले को फिर अब शायद हमारा टाइम यानी पहले हिस्से का टाइम ख़त्म हो जाए। 11 से 13 मई 1998 को भारत ने एटमी धमाका किया था। उसका नाम इस्माइल बुद्धा रखा था और पोखरान में किया था। तो 5 धमाके किए थे, तो उसके जवाब में हमने 6 धमाके कर दिए थे और इस तरह के हमने बराबर कर दिया था। 28 को किया था, तो आप समझ लीजिए 13 और 28 15 दिन के बाद में पूरे हमने कर दिया था। और ये बात सही है कि मैंने जो नवाज शरीफ साहब ने ये धमाका किया था, इसमें दो राय नहीं है। इसमें इन दिनों में उन पर बड़ा दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने दबाव दिया और हम क्रेडिट देते हैं उनको। हम तो उनके साथ शामिल उस वक्त हुए जब उन्होंने एटमी धमाका कर लिया। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, वरना अगर वो धमाका न करते तो पाकिस्तान पर कभी भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था जितना बड़ा ये काम। दूसरा बड़ी बात ये हुई है, ये वाजपेयी के दौर में हुआ, जो कि यानी इससे कोई बैद नहीं रखना चाहिए। जब भी कभी बीजेपी की हुकूमत आएगी कोई बड़ा काम होगा और आपके फ़ायदे में होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये अब वो उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि चीन और पाकिस्तान करीब आ गए जी, और वो मिल के काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो है अमेरिका ने अप्रैल 2020 में जब चीन ने आप पर हमला किया तो आपका जो एटमी डॉक्ट्रिन था वो भी फेल हो गया, जैसा कि हमारा डॉक्ट्रिन फेल हुआ था कारगिल की जंग में। जी, अगर हम में हिम्मत होती तो उस ऑप्शन को हम इस्तेमाल करते, तो वो हमने इस्तेमाल नहीं किया।
अब सवाल ये है कि और सवाल ये पैदा हो गया कि उसके बाद में चीन ने जो तरक्की की है वो जो टेक्निकल है साइबर वार में और टेक्निकल वार में जो सिटी यानी जिसे आप कहेंगे साइबर और टेक्निकल वार में जो तरक्की उसने की है वो अनपैरेलल है और दुनिया को आज तक नहीं मालूम हो सका कि वो किस किस्म की हिकमत अमली करेंगे, सिवाय इसके कि हमें हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल का हमें एक पता मिलता है, हमारे पास जो है MIRV का पता मिलता है जो कि बहुत सारे मार सकते हैं। तो लेकिन और साइबर के अंदर भी जो हमारा पता मिलता है वो आपने देख लिया कि जो 27 फरवरी 2019 को हमने किया वो तमाशा आपको मालूम काफ़ी होगा जी। तो सरप्राइज़ दिया था हमने। तो वो इस लिहाज से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि वो ज़ाया वक्त में नॉन काइनेटिक वार पर तवज्जो देगा चीन, वो आपके साथ में जंग नहीं करेगा इस तरह की, आपके सारी चीज़ें मुंजमद कर देगा, आपकी जो बैंकिंग है वो निकाल के पैसे निकाल के ले जाएगा, आपको तबाह बर्बाद कर देगा बगैर जंग के। बिल्कुल। तो ये एक है, तो उसमें हमें भी याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी चीन से दूरी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। अगरचे हमें देखते हैं कि हमारे जो अशराफिया है बशमूल हमारे इदारों के, उन सब का रुझान अमेरिका की तरफ है। आप छोड़ दें, अमेरिका एक सिंकिंग बोट है और उस डूबती कश्ती में सवार नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, तो फिर आप अपना काम करते रहें। इस तरह ऐसे दौरों से जब आप छुपाएँ उसे शक व शुबहात फैलते हैं, उसको आप उस शक व शुबहात को दूर करें और बताएं क्या करके वो वहाँ से आए हैं। ये मालूम होना चाहिए आवाम को। ये नहीं होना चाहिए कि वो आप चुपचाप से आगे बैठ गए उसको हमने जामा पहनाना शुरू कर दें जी, तो फिर ये लोग वैसे ही आप कान खड़े हुए हैं और फिर ज़्यादा कान खड़े हो जाएंगे। जी सर, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो दूसरे मौज़ूआत पे चलेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक पर्दा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब अभी आज ना इमरान खान साहब के जो साजिश, इमरान खान साहब को बाज़-औक़ात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। इमरान खान साहब अगर आप सुन रहे हो और ये आपका जो हम ये क्लिप भेज देंगे आपको, आपके कुर्बा आपके जो करीब रहते हैं, आपके जो कायदीन हैं या आपके जो आपके बहुत कुर्बत में रहते हैं, किचन कैबिनेट है उनके पास, तो हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि कभी भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि कुट्टी नहीं करनी चाहिए। सियासत में कुट्टी नहीं होती है कि साहब आपसे रूठ के बैठ गए। सियासत का जो खेल है वो बातचीत का खेल है। दुश्मन से भी बातचीत करो, अपने मुखालिफ से भी बात करो। और आपने ये जुमला जो कहा कि भाई जो इस्टेब्लिश वालों के फ़ोन आ रहे हैं मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया, ये गलत बात, नंबर ही ब्लॉक कर दिए, नंबर ब्लॉक कर दिए, ये गलत बात है। आपको इस तरह से आप बंद करेंगे तो फिर आप इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ भी जाएगी बात वो ये जाएगी कि आप इदारों से लड़ाई करना चाहते हैं, तसादुम करना चाहते हैं, तो वो भी आपसे लड़ेंगे। उनके पास बंदूकें हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो आवाम आपकी हिमायत में निकलेगी, वो लोग मारेंगे। तो हमें जो देखिए ना, हमारा इतना तजर्बा है ज़िंदगी के अंदर, जितनी आग आप में आप पैदा हुई है, हमारी ये आग हमारे पास 18 साल की उम्र से हमारे अंदर आग जल रही है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का कि अशराफिया के ख़िलाफ़ आप जाएँ, अशराफिया के अंदर जनरल हज़रात भी हो सकते हैं, अशराफिया के अंदर जज हज़रात भी हो सकते हैं, लेकिन सारे जज, सारे फ़ौज के जो लोग हैं, वो सारे जनरल जो हैं वो ख़राब नहीं हैं। ज़्यादातर 99.9% जो लोग हैं वो सब के सब इंतहाई पाकिस्तानी, इंतहाई महब्बत वतन लोग हैं और वो एक सिस्टम को चला रहे हैं। अगर वो इनसे गलती हुई है, ये तो इसमें दो राय नहीं है, आपके साथ ज़्यादती भी हुई है, गलती भी हुई है। जितने ये लोग बहस जवाब दें, जितना ये कुछ भी बात करें, लेकिन इनसे इंतहा दर्जे की ब्लंडर हुआ जी, वेरी बैड ऑन योर पार्ट सर। जितने भी आपके पास दानिश्वर लोग हैं, सर को शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की हरकतें आप करते हैं। यानी जून में वो आ रहा है और आपने उसको निकाल दिया अमेरिका कहने पर। तो एक तो इससे हमारी रुसवाई हुई है। इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए इमरान खान साहब, ये जो हमारे अंदर बचपन से 18 साल की उम्र से आग जल रही है अंदर ही अंदर, कि ये जो हुक्मरान तबका है, ये जो अशराफिया है, ये हमारी नहीं है, ये अंग्रेज़ों की परवरदा है, जो ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी के साथ में फिर क्या हुआ कि एक दौर आया कि हम अपनी फ़ौज को अपना हिस्सा समझते थे। फिर हमने ये देखा कि फ़ौज भी कि बहुत से जनरल हजरात उसी रविश पर चल पड़े जिस रविश पर वो अशराफी चलती थी। फिर ये हमने देखा कि उन्हीं ख़ानदानों के बच्चे जो कि अशराफिया के लोग बच्चे हैं, वो अब फ़ौज के जनरल बन गए, चीफ बन गए, बन जाते थे। तो हमने वो भी देखा है कि जो आपका चीफ, जो कई चीफ जो थे बेचारे भूखे
एक बेड था और एक अर्दली उनके पास था, उनके एक चादर की शीट बदलने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। वो अब जनरल मिर्ज़ा असलम बेग को हमने देखा, आज तक जो है उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो वो हम जनरल हमीद गुल को हमने देखा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर इनकलाब को लाने का आपके दिमाग में ख्याल है तो इसको 10 बार नहीं 2000 बार सोचें कि मखलूक खुदा को उस वक्त तक तंग नहीं किया जाता, उस वक्त तक नहीं मरवाया जाता, उनको मखलूक खुदा को उस वक्त तक परेशान नहीं किया जाता जब आपको 200% यकीन ना हो कि हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। इसमें तो आपको 10% भी यकीन नहीं है कि आप इनकलाब लाएंगे, लेके आएंगे और कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपको काम करना है तो फिर इन्हीं के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर वो आपसे रब्ता कर रहे हैं तो आप भी हमसे रब्ता करें और कोई कंप्रोमाइज़ कर लें। तो अब मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इनकलाब लाने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर इतना जज्बा था कि हम 92 में इनकलाब की बातें कर रहे थे। अब उस ज़माने में फिर जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 2 बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं हमारे इस नारे की वजह से, लोग भी ये कहते हैं। एक तो ये है कि सलाहुद्दीन मरहूम को शहीद कर दिया गया जी, एक हकीम सईद को शहीद कर दिया गया। उस वक्त हम ये बनाना चाहते थे कि हम शेडो पार्लियामेंट बना दें, हम शेडो हुकूमत बना दें। जब मैंने मजीद निज़ामी साहब से ये कहा, जो मोहतरम मजीद निज़ामी साहब मेरे इंतहाई करीबी दोस्त थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो इस लिहाज से कि मैं वो समझते थे कि मैं बहुत पाकिस्तान के लिए पर मैं फ़िदा हूँ। और उनको जब ये पता था कि जब अल्ताफ़ हुसैन का मैंने मुकाबला किया तो वो पता था, फिर जी सिंह का मुकाबला किया था तो वो उन्हें पता था। बाकी आप लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है कि कहाँ पर एक छोटा एक पच्चर समझते किसे कहते हैं? पच्चर उसको कहते हैं जो दो ईंटों के दरमियान में छोटा सा गैप रह जाए तो उसको फिल करने के लिए ईंट का एक टुकड़ा काटा जाता है, उसको पच्चर कहते हैं। वो उसमें लगा के फिट किया जाता है तो उससे दीवार की मजबूती हो जाती है। तो हम वो छोटे सब ईंट के पत्थर हैं जो कि आप यानी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें ये कहा गया कि देखो इनकलाब उस वक्त तक ना लाना या और मखलूक खुदा को तकलीफ़ में ना डालना जब तक कि तुम्हें यकीन ना हो जाए। तो हमने इस बात को मान लिया और हमने उस वक्त कई दफ़ा आपकी जो इनकलाब जो थी माशाल्लाह की बात थी, हमने उस वक्त हिमायत की कि भाई हमारे ये जो फ़ौजी हैं ये हमारे जैसे लोग हैं, हमारे चारपाइयों पर सोते हैं, तो ये आ जाएंगे तो मुल्क का निज़ाम ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये आया हमने देखा कि जब ये परवेज़ जब आया तो हम ये देखा कि जब वो उस ज़माने में पेजर आया था जी। तो एक बेचारा कर्नल इतना ज़्यादा मैंने हविस का मारा था कि 3 पेजर अपने पास लगाए फिरता था। अब बताइए, एक DIG का ले लिया, एक SP का ले लिया, एक दूसरा SHO का ले लिया और पेजर 3 लगाए फिरता था। हमारा दोस्त था, अजीज़ दोस्त था। मैंने कहा भी कि खुदा का खौफ करो, मैंने कहा ये किसका, ये DIG का, ये किसका, ये SP का, ये किसका, ये SHO का, सारे पेजर अपने साथ लगाए फिरता था। अब ये आपके अंदर लगा दिल में ये ख्वाहिश हो कि भाई ये भी मसला है कि अब वो लोग जो है मशराफिया के बच्चे ही फ़ौज में दाखिल हो गए, वो जनरल बन गए हैं, कुछ बन गए हैं। तो बहरहाल उम्मीद की जो किरण थी वो भी टूटती जा रही है। देखिए अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हो गए, लेकिन मामला गड़बड़ है। तो अब ये मैं इमरान से कहता हूँ कि ये एक तो ये कि अपना इस बयान को चेंज करो और फौरी तौर पर आप उनसे वो जो अगर रब्ता करते हैं तो आप रब्ता करें और अदब अदाब से ताल्लुक़ रखें। ये नहीं करें कि उनके साथ में कोई बदतमीज़ी करें, आप अपने अदब अदाब पूरा करें जो अपना है। भाई अब ताकत तो उनके पास है ना, इसमें तो 2 बात नहीं है। जब आदमी आप उनसे लड़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, मुल्क के अंदर खून नहीं कराओगे तो उस वक्त में आपका ये जो बयानिया है वो ज़्यादा कामयाब नहीं इसलिए नहीं होगा कि आपको जो कि लोग बाग नहीं साथ देंगे अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, कोई भी आदमी नहीं उठेगा। ये आपके दिमाग के अंदर है। बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, हमें मालूम है, उठ जाएंगे, मारे जाएंगे। फिर एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मरियम रियाज अगर और आपने रेड लाइन कई दफ़ा अबूर कर ली है, वो अब बंद कर दें रेड लाइन अबूर करना, क्योंकि वो ठीक नहीं है, वो मुंतज होगी जाकर आपकी तबाही पर। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज़ जो है बार बार जो अब ये शय जो मिल रही है मरियम नवाज़ की बयानिया से मिल रही, तो मैं चीफ आर्मी साहब से कहता हूँ कि जब मैं आपसे तमाम साफ़ियों के साथ में 9 मार्च 2019 को मिला था तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि नवाज़ साहब को आप संभालें, ये रोज़ आपके ख़िलाफ़ बयानबाजी करता है तो ये इसको रोकें। अब मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ का आपके मुँह पर टेप लगा देना चाहिए, बस बहुत हो गई है, ये बहुत बकबक इसने कर ली है, ज़्यादा इसको बकबक करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती है, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ बोलती है, हमारा दिल दुखाती है। तो हम अब भी देखिए ना, हम भी तो समझा रहे हैं ना, बहुत सी बातें हम ऐसी कर रहे हैं कि जो बहुत काफ़ी सख्त हैं, लेकिन वो सख्ती हम इस्लाह के लिए कर रहे हैं। वो हम अपने जैसे कि अपने भाई से बात कर रहे हो, अपने बच्चों से बात कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हैं।
तो आप तो उनके खिलाफ लगा लेते हैं। भाई क्या बात है कि आप में क्या खूब है, आप लोहार की औलाद है, ये बात याद रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए। तुम्हारा दादा जो है भुखड़ी से दुखता रहता था। अगर लोहार तनकीद करे मेरे साहब तो काबिल माफ़ी है। और लोहार का कोई पेशा बाइज्जत पेशा है, हम ये बात कहना चाहते हैं। लेकिन तुम ये तो नहीं कहो कि तुम शहजादी हो जी, तुम तो शहजादी करीब से नहीं गुजरी। ये लोग तनकीद करें तो ये नाकाबिल माफ़ी है, दरगुजर किया जाता है। हाँ। और वही तनकीद अल्ताफ हुसैन कर दे तो पकड़ में आते हैं। अब ये सब भाई अब ये फर्क ये है कि पंजाब का कोई आदमी करे, मैंने कहा अल्ताफ नवाज शरीफ गद्दार है, उस वक्त तो आपने किसी ने नहीं कहा गद्दार है। अल्ताफ हुसैन पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया गद्दार है। तो भाई अगर वो गद्दार है तो नवाज शरीफ गद्दार क्यों नहीं है? वो भी वही बातें कर रहा है। अगर वो उस वक्त उनकी बात तो उनकी तो एक सूबे के अंदर एक छोटे से एक शहर की कैबिनेट जाती थी तो हम वाबिला मचा देते थे कि देखो साहब उनके पास सदरेज होने गई है। गवर्नर चला जाता था तो हम कहे अब ये तो वज़ीर आज़म जाके वहाँ पर सदरेज हो रहा है अपने भाई के पास। काबीना लेके गए, वो पूरी काबीना ले गए साहब। और अजीब बात ये है कि अब नवाज शरीफ के साथ बैठा कौन है? बिलावल भुट्टो साहब, और ख़ुद पता नहीं खुद बैठे हैं ज़मीन पर। तब मैं तो ये कहूँगा जब तक ये फ़ोटो ना आए तो अगर वो तो ये कहते हैं चलो भाई के सामने बैठ के क्या हो गया। तो अब ये हया की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है कि एक आदमी जो आदमी पर मुजरिम है तयशुदा, उसको सज़ा याफ्ता है, सज़ा पाकर सज़ा को बीच में छोड़कर झूठ बोलकर मक्कारी से मुल्क से बाहर गया, उसके सामने सब सब्ज़ा रेज़ हो रहे हैं। कैबिनेट जाकर इस पर यहाँ जब अल्ताफ से सिर्फ एक शहरी हुकूमत था उसको जाके करते तो हम शो मचा देते थे। अब आपको कौन करे? आप जो हैं आपको अल्लाह मियाँ के जैसे कि इजरायली बड़े चाहते हैं, इस तरह से पंजाब के लोग बड़े चाहते हैं, जो कि यहाँ पंजाब के लोग सबको नहीं कह रहा हूँ, जो ये अशराफिया है जी उनको क्या बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक का वक्त हो है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इससे मजीद कुछ बात करनी है। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। साहब आप ये मेरे ख्याल में काफ़ी बात कर ली है, लेकिन थोड़ा सा वो क्लियर कर दे। देखिए रेड आपने कहा ना एक फार्मूला बन गया कि भाई उनको दे दिया जाता है, दरगुजर कर दिया जाता है, उनकी मैं कह रहा हूँ कि ये बात मेरे सवाल बात ये है कि पंजाब को जी ये क्यों ऐसा है कि उसकी आबादी पहले इल्ज़ाम पंजाब पे ये लगता है कि उन्होंने इस पाकिस्तान को अलग किया क्योंकि वो मेजॉरिटी में रहना चाहते थे जी। अब हम ये कहते हैं कि 3 सूबे क्यों नहीं बनाते इनके, एक शिमाली पंजाब, एक जनूबी, एक बस्ती पंजाब जी, और एक जनूबी पंजाब जी। ये नेचुरल है। आप इनको तो करें, सूबे बनाएं, अब इनके लोगों को फ़ायदा भी होगा। और दूसरी बात ये है कि ये क्या मसला है आपका, सिवाय सदर के और जो चेयरमैन सेनेट है सारे पंजाबी बैठे हुए। ये कोई बात है? चीफ ऑफ आर्मी साहब को ले लो, चीफ जस्टिस को ले लो, जिसको भी ले लो, सब के सब वहाँ के बैठे हुए हैं। किसी और को मौका ही नहीं मिलता, आप आदमी अपने बैठा लेते हैं। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इंसाफ नजर आए और इंसाफ नजर आए और जो लोग दूसरे छोटे सूबे के लोग हैं वो भी नजर आए जी, वो उनकी भी नुमाइंदगी नजर आए। अच्छा मेरे साहब ये आ जाए ज़रा, ये फ़लस्तीन देखिए फ़लस्तीनी खातून जो थी एक बहुत अच्छी खातून है जो कि अल जज़ीरा की थी जी, उनको शहीद कर दिया है इन लोगों ने, जो अमेरिका के यार हैं, अमेरिका के जो जिनके कब्ज़े में हैं। शीरी अबू आखिला को सर में गोली मार कर शहीद किया। हम उसकी सब मजम्मत करते हैं, वो तो शहादत दर्जे पे पहुंच गई, अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह ने उसको शहादत को कबूल किया होगा। बाकी ये है कि अब दुनिया के अंदर इंसाफ मिट गया है जी, तो दुनिया भी मिट जाएगी। बिल्कुल, बल्कि कुर्ब क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये है कि इंसाफ उठ जाएगा। अब हमारे यहाँ भी जिस तरह से इंसाफ के धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं और वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है, कश्मीर में जिस तरह से हो रहा है उस तरह से। अब देखिए अब ये तो जनाजे की शुरका पे फायरिंग कर दी और कोई नहीं रोकने वाला है, कोई मजम्मत भी नहीं कर रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वहाँ पर अगर ये बात हो जाए कि किसी सूरत में भी वहाँ पर अगर छोटी मोटी सिविल वार भी हो जाए और वो ये लोग अपने गोला बारूद भी लेके आ जाएं तो वो कर देनी चाहिए इनके इजराइलियों के खिलाफ, इस लिहाज से कि ये नहीं मानेंगे। सिर्फ बख्त नसर ने जो तारीख़ में इनके साथ में इनको सीधा किया था, और जो तलबीब है ये इनका कैंप था, इनका जो यानी जैसे सख्त किस्म की इनके पर सज़ा थी और इनको कैंप बनाया था। फिर जो पिरामिड हैं वो फ़राइन ने इनके नीचे दबे हुए सारे ये लोग मौजूद हैं।
तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बात ऐसी है कि इनका बुरा दौर एक दफ़ा से फिर शुरू होगा, क्योंकि जिस तरह के जुल्म कर रहे हैं बिलाखिर वो इस नतीजे पर ही पहुँचेंगे कि इनको फिर वही सज़ा मिले जो कि बख्त नसर ने दी थी। मेरे साहब ये आ जाए ज़रा, ये चोलिस्तान का जो इलाका है, भाई बड़ी चोलिस्तान नहीं तबाही हो रहा है, है, पानी पूरे की पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो गई है। और ये हमारा ये ख्याल है कि ये जो पानी अल्लाह के अज़ाब में से, ये बात उलमा कराम बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह ताला नाराज़ है और उसको मनाने के लिए आपको इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए। तो अव्वल तो ये बात, इस बात की नाराज़गी का यार ये भी है कि आपको ऐसे हुक्मरान मिल गए हैं जो कि अमेरिका की तरफ से नामज़द करता है। दूसरी बात ये है कि अगर वो पहले वाला भी मिला था, वो ऐसे वो मिल गए हैं कि जिसको कुछ आता ही नहीं था। उनके पास 9 लोग थे अमरीकी, उनके करीबी। हाँ, तो वो बहरहाल अमरीकी मुसल्लत तो नहीं थे ना इस वक्त। जो ये तो हुकूमत जो है बिल्कुल उनके कदमों में पड़ रही है, खुद कहती है कि साहब हम भिख मंगे हैं। तो भिख मंगी हुकूमत से हमें क्या लेना देना। लेकिन मेरे साथ हमारे वक़ार का सौदा नहीं होने चाहिए। अब माशा लगाओ चीज़ साहब, या आप कुछ और काम करो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं होती है। हमें तो इनसे ये कहा था कि आप तालाब बनाओ जी, तालाब बनाओ, जब पानी अभी बारिशें बड़ी शदीद होंगी जी, तो आप तालाब अगर बना लें अपने अपने इलाकों के अंदर और उसको ढकने का कोई बंदोबस्त कर लें, इवन प्लास्टिक से कर लें ढकने का, तो वो आप जैसे इंडिया में है तालाब ही तालाब है बहुत सी जगह पर। वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।